अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं कोरोना वायरस से परेशान पूरी दुनिया के लिए इस बड़ी खबर से। कोरोना का इलाज ढूंढने की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। मुहलिक वायरस के खिलाफ 90% तक मौसर वैक्सीन तैयार कर ली गई है। अमरीकी और जर्मन कंपनीज ने तीसरे ट्रायल के बाद डाटा जारी कर दिया। ट्रायल में 43,000 लोगों को शामिल किया गया। अमरीकी कंपनी फाइजर के CEO का कहना है कि आज साइंस और इंसानियत के लिए बड़ा दिन है। कंपनी के मुताबिक इस साल वैक्सीन की 5 करोड़ और अगले साल 1 अरब 30 करोड़ डोज तैयार की जाएंगी। हमारे एंकर मोहम्मद शोएब इस वक्त मौजूद हैं आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के हेड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल डॉक्टर सईद हामिद के साथ। उनसे जानते हैं कि वैक्सीन की कामयाबी का ये तजुर्बा कितना मौसर और फायदेमंद साबित होगा। जी शोएब बताइएगा। खबर यह है कि फाइजर ने कह दिया है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो 90% इफेक्टिव है। और मैं याद दिला दूं आपको, ये वही कंपनी है और इसी वैक्सीन का जिक्र है जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने इलेक्शन कैंपेन में करते आए हैं। उनकी कोशिश थी, उनकी ख्वाहिश थी कि वैक्सीन जल्दी से आ जाए और इसी से मुतालिक वो कहते आए कि वैक्सीन जल्दी आ जाएगी। तो ये खबर का डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो कोई फायदा नहीं हो, लेकिन एनीवेज पाकिस्तान में इस खबर को लेकर खुशी की लहर तो दौड़ी और पाकिस्तान ऑलरेडी एक ट्रायल में है। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर सईद हामिद आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में क्लिनिकल ट्रायल को हेड कर रहे हैं, लीडिंग एफर्ट्स हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम सर। ये खबर बड़ी अच्छी कि फाइजर कंपनी ने जिस तरह अनाउंस कर दिया कि 90% उसकी एफिकेसी है। हाउ डू यू सी दिस न्यूज़? दिस इज वेरी गुड न्यूज़ और ये मेरे ख्याल में बाकी क्लिनिकल ट्रायल्स को भी एक बूस्ट मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स ओनली जो कि बहुत सारे दुनिया में और हो रहे हैं। और जैसे आपको पता है कि हमारे मुल्क में भी एक क्लिनिकल ट्रायल इस वक्त चल रहा है वैक्सीन का। सो दिस इज एक्सीलेंट न्यूज़ बिकॉज जैसे मैंने कहा कि दूसरे ट्रायल्स को भी इससे बूस्ट मिलना चाहिए। सही सर, जो ट्रायल इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं, ज़ाहिर है हमारे पास जिस वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है वो कनाडा और चाइना के मिल के एक मंसूबा है जिसके तहत पाकिस्तान भी काम कर रहा है। ये वैक्सीन और जो फाइजर की वैक्सीन है डिफरेंट है? जी, इसका प्लेटफॉर्म डिफरेंट है जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। हमारी जो वैक्सीन है उसका एक प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। दिस इज़ जिसे कहते हैं टेक्निकल टर्म में एडिनोवायरस रिलेटेड वैक्सीन है जिसका प्लेटफॉर्म होता है। एंड द फाइजर वैक्सीन इज द मैसेंजर RNA, द mRNA वैक्सीन बेस्ड प्लेटफॉर्म बेस्ड है। सही। सो देयर इज अ डिफरेंस। और हिस्ट्री ब्रेक हुई सर, या हिस्ट्री बन गई? क्योंकि माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी जल्दी किसी वायरस की वैक्सीन अवेलेबल हो जाए या ऐलान हो जाए कि वैक्सीन की एफिकेसी है। देखिए, होपफुली हिस्ट्री बन गई बिकॉज जैसे आपने कहा कि नॉर्मल वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस टेक्स मेनी इयर्स और ये बिल्कुल एक जो है वो वॉर लाइक स्पीड के ऊपर हो रहा है। तो होपफुली दिस इज गुड डेटा। अभी हमने डेटा तो देखा नहीं है कि क्या इसका फुल डिटेल्स तो अब सामने आएंगी, लेकिन इट इज़ गुड कि कुछ अनाउंसमेंट आई है। बड़ी मालूमाती ये गुफ्तगू थी शोएब, इसके लिए आपका शुक्रिया। और इसी पर रिएक्शन हासिल करने के लिए हमने रब्ता किया है डॉक्टर अब्दुल बारी CEO इंडस हॉस्पिटल और डॉक्टर कैसर सज्जाद प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है इस परेशानी के वक्त में इस वैक्सीन का बन जाना, दरियाफ्त हो जाना, और अब पाकिस्तान को कितना पुरुमीद होना चाहिए? पाकिस्तान इससे कब तक मुस्तफीद हो पाएगा? राबता करने की हम दोबारा से कोशिश करते हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब से। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि ये एक तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, खुशाइन बात है, पाकिस्तान इससे कब तक मुस्तफीद हो पाएगा? जी देखें, अभी तो पहले तो वो अमेरिका में, यूरोप में ही जाएगा वो, क्योंकि आपने देखा है 5 करोड़ करेंगे तो वो पहले अपने मुल्क के लिए और जर्मनी के यूरोप में ही रखेंगे। अगले साल अगर 1.2 बिलियन पे वो चले जाते हैं तो फिर ज़रा शायद पाकिस्तान में आ जाएगा। लेकिन खबर अच्छी है, ब्रेक थ्रू अच्छा है और खुशाइन बात है कि ये इंशाल्लाह इसकी लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा इससे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में बताइएगा। जैसे कि कहा जा रहा है कि ये 90% इफेक्टिव है, आप क्या समझते हैं? इनका जो टेस्टिंग मॉडल था उसमें इन्होंने 43,000 लोग जो है ना रोल किए हैं। उसमें से जो है ना आधे, ये इसका सिस्टम ये होता है कि डबल ब्लाइंड होता है, आधे लोगों को
जो है ना वैक्सीन लगती है और आधे लोगों को प्लेसिबो लगता है कि पानी लगा देते हैं, ये किसी को पता नहीं होता। तो उसमें उन्होंने देखा इन मरीजों में से कोई तकरीबन 92 या 94 केसेस ऐसे थे जिनको कोविड हुआ, और जब उन्होंने उसको एनालाइज किया तो उसमें से 90% मरीज वो थे जिनको पानी लगा था। ठीक है। तो और सिर्फ 10% ऐसे लोग थे जिनको वैक्सीन लगा। तो इसका मतलब है कि 90% इनका वैक्सीन अभी काम कर रहा है। अभी इनका जो एंड पॉइंट है 164 पेशेंट जो है ना, जब इनके पूरे हो जाएंगे, जो दिसंबर तक इनकी उम्मीद है कि हो जाएंगे, उस वक्त फिर पता लगेगा कि इसकी एफिकेसी क्या है, और फिर ये फिर उसके लिए जाएंगे, उसके बाद मालूम हो सकेगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी। इस वक्त हमारे साथ दोबारा मौजूद है डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब, आपकी जाने मानना चाहूंगा और ये जानना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी खबर है जो सामने आ रही है, ऐसे में जब पूरी दुनिया कोरोना से मुतासर है, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत बड़ा एक इक़दाम हुआ है, बहुत बड़ा स्टेप हुआ है। अब ये देखना ये है कि उसकी किस तरह से मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग के बाद जो है वो उसमें कितने लोग इसको इस्तेमाल करने के लिए आगे आते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो सबसे बड़ा मैं समझ रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोरोना से को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कोरोना को, और दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे लोग कोरोना को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा एक इश्यू है कि जब आप कोरोना को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि कोई बीमारी है, ये तो कॉन्स्पिरेसी है, तो फिर आप वैक्सीन की तरफ नहीं जाते। वही लोग लगाएंगे और वही लोग ख्वाहिश करेंगे कि जो समझते हैं कि कोरोना जो है वो वाकई एक बीमारी है, और ये बीमारी वो है जो कि जानलेवा साबित हो रही है, पर्टिकुलरली द सेकेंड वेव ऑफ द कोरोना वायरस। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि देखिए, अभी इसकी कीमत का तयन करना होगा, और फिर उसके बाद ये कितना उसकी एफिकेसी होती है जब ये, और अभी तो ये ट्रायल बेसिस पे बड़ी कामयाबी से ये बताया जा रहा है कि ये हो गया है, लेकिन उसके बाद लोगों में जब लगेगा और उसके बाद अल्लाह करे कि ये बहुत ही इफेक्टिव साबित हो तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, और यकीनन दुनिया जो है ये सुकून का सांस लेगी कि कोविड से जो लोग हैं वो निजात हासिल कर सकेंगे इस वैक्सीन को लगाकर। ठीक है, निजात हासिल कर सकेंगे वैक्सीन को लगाकर। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की तैयारी ने अमरीकी सरमायाकारों में भी खुशी की लहर दौड़ा दी है। बैनुल-अक़वामी स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। अमरीकी डाउ जोन्स इंडेक्स 5% और S&P इंडेक्स 3.5% बढ़ गया है, जबकि जर्मनी का डेक्स इंडेक्स 5.5% बढ़ चुका है। बरतानिया का FTSE 100 इंडेक्स भी 5% ऊपर आ गया है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल के फ्यूचर इंडेक्स में 1500 पॉइंट का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। S&P फ्यूचर में 3.4% इजाफा हुआ है। तो दुनिया भर में दहशत की अलामत बनने वाले कोरोना वायरस से अब तक 12,63,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 5 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद यौमिया मुतासरीन की नई रिकॉर्ड बनने लगे हैं। 5 नवंबर को 6,17,000, 6 नवंबर को 6,23,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 6 नवंबर को एक दिन में 9,000 से ज्यादा अमवात भी रिपोर्ट हुई। अमेरिका में मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, जबकि मजमूई अमवात 2,44,000 के करीब हैं। दूसरे नंबर पर भारत है, जहां पे 85 लाख से ज्यादा अफराद इस वबा का शिकार हुए हैं और 1.25 लाख से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। अब आपको ये बताएं, ट्रंप आउट हुए और कोरोना वैक्सीन इन हो गई। कोरोना के खिलाफ कामयाब वैक्सीन की तैयारी का वक्त बहुत मानी खेज है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अपने मुल्क को कोरोना के वार से बचा ना सके, आलमी इदारे सेहत के फंड रोककर कोरोना के खिलाफ तिब्बी जंग में रुकावट बने, उनकी इलेक्शन में शिकस्त के फौरी बाद कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। और मजे की बात इसमें यह है कि अमरीकी सदर कोरोना वैक्सीन की कामयाबी का क्रेडिट लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। अपनी ट्वीट में कोरोना वैक्सीन की तैयारी को अच्छी खबर करार दिया। स्टॉक मार्केट में बेहतरी पर भी खुशी का इजहार किया। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इसमें एक अजीब बात यह भी है कि ट्रंप के इलेक्शन में शिकस्त के बाद ये अच्छी खबर आई, यानी कि ट्रंप आउट हुए और कोरोना की वैक्सीन इन हुई।
ملک میں کورونا کی دوسری لہر خطرناک صورتحال اختیار کرنے لگی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 1600 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ وائرس کا شکار مزید 9 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اسلام آباد سے ارحم خان کی رپورٹ دیکھیے۔ وائرس کی دوسری لہر کی شدت میں تیزی، بڑے شہروں میں مثبت کیسز کی شرح میں مسلسل اضافہ۔ 24 گھنٹوں میں 1650 افراد میں کورونا کی تصدیق۔ مہلک وائرس مزید 9 افراد کی جانیں لے گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 18,981 تک پہنچ گئی۔ 1107 مریض ہسپتالوں میں زیر علاج، تشویشناک حالت کے باعث 155 وینٹیلیٹرز پر موجود۔ 9 مزید اموات کے بعد مجموعی اموات 6,977 ہو گئیں۔ NCOC اجلاس میں خطرناک ہوتی صورتحال کا جائزہ۔ صوبائی چیف سیکرٹریز نے ماسک کی پابندی سمیت کورونا سے بچاؤ کے اقدامات پر بریفنگ دی۔ 15 شہروں کی صورتحال تشویشناک قرار۔ مثبت کیسز کی شرح 4.5% تک پہنچ گئی۔ حیدرآباد سب سے زیادہ متاثر، مثبت کیسز کی شرح 16.59% ریکارڈ۔ ملتان میں مثبت کیسز کا تناسب 15.97%، گلگت 15.38، مظفرآباد 14.12، میرپور آزاد کشمیر 11.11، پشاور 9.69% اور کراچی میں 7.12% ہو گیا۔ ملک بھر میں 1436 سے زائد مقامات پر مائکرو لاک ڈاؤن جاری ہے۔ ارحم خان، سما، اسلام آباد۔ حیدرآباد میں کورونا کیسز کی شرح 15% سے زیادہ نہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے NCOC کے بیان کی تردید کر دی ہے۔ کہنا کہ حیدرآباد ضلع کے اندر 15% پازیٹیوٹی ریشو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے۔ سچویشن اتنی اس طرح کی نہیں ہے۔ میں آپ کو نمبر دینا چاہوں گا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1601 ٹیسٹ ہیں جو کہ حیدرآباد ضلع میں سندھ حکومت نے کنڈکٹ کیے، جس میں سے 140 افراد ہیں جن کا ٹیسٹ جو ہے، جن کا رزلٹ پازیٹیو آیا۔ تقریباً 8.7% پازیٹیوٹی ریشو ہے حیدرآباد ضلع کے اندر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ کورونا کمیٹی برائے انسداد کورونا نے بڑھتے کیسز کے پیش نظر سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ SOPs پر عمل نہ ہوا تو مارکیٹوں کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ وہ لاہور میں اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن تھا، اس کو ان علاقوں کے اندر جہاں کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، حکومت پنجاب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے۔ جہاں SOPs کی خلاف ورزی ہوگی ان مارکیٹس کو فی الفور بند کیا جائے گا، تاکہ یہ وبا جو تیزی سے پنجاب میں پھیل رہی ہے اسے کرٹیل کیا جائے۔ شادی ہال کے حوالے سے جو SOPs تھے اس کو ریویو کرنے کے لیے 3 ممبرز پہ مشتمل کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ اور لیگی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ دونوں رہنما گلگت بلتستان میں انتخابی مہم چلا رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق قمر زمان کائرہ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر انتخابی مہم چھوڑ کر گلگت سے واپس اسلام آباد پہنچ گئے اور خود کو 15 دن کے لیے قرنطینہ کر لیا۔ الیکشن مہم کے دوران وہ بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملتے رہے۔ دوسری جانب کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی گلگت سے واپس لاہور پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے جاتی عمرہ میں خود کو قرنطینہ کیا ہے۔ دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، کسانوں کی قاتل پنجاب حکومت کے نعرے لگائے گئے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں گزشتہ روز PDM اجلاس کی اندر کی کہانی۔ نواز شریف نے کیپٹن صفدر کیس کی تحقیقات میں تاخیر پر پیپلز پارٹی سے شکوہ کر دیا۔ بولے 10 دن کی انکوائری تھی لیکن 3 ہفتے ہو گئے، معاملے کو دبایا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی جوابی شکوہ کر دیا۔ رپورٹ دیکھیے نعیم اشرف بٹ کی۔
पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान गिले शिकवे। PDM इजलास के दौरान फ्रीकैन ने मुख्तलिफ अमूर पर अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान कर दिए। इजलास में मियाँ साहब ने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के मामले की इंक्वायरी 10 रोज में होना थी। अब 3 हफ्ते गुजर गए, कुछ पता नहीं। लगता है कि इशू को दबाया जा रहा है। नवाज शरीफ के शिकवे पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा खामोश रहे। बाद में पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के बयानिए पर जवाबी वार किया। PP क़यादत ने कहा कि यह तय हुआ था कि किसी का नाम लिए बगैर सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि मामला निजाम की दुरुस्तगी है, महज इमरान खान को हटाने से कोई फायदा नहीं होगा। शाहिद हकान अब्बासी बोले, 2018 के इंतखाबात को हमने धांधली ज़दा कहा तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि बदतरीन धांधली हुई, तो फिर ये धांधली किसी ने तो करवाई। अवाम को सब कुछ बताना होगा। नईम शरबत, समा, लाहौर। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी ने भी कायद के नक्शे कदम पर चलते हुए सवाल उठा दिया। कहा 18 दिन हो गए, कैप्टन सफदर गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट नहीं आई। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई गलत फहमी नहीं है, रिपोर्ट जरूर आनी चाहिए। कैप्टन सफदर की कराची में गिरफ्तारी का मामला, नून लीग ने पीपल्स पार्टी की नीयत पर सवाल उठा दिए। 10 दिन के अंदर रिपोर्ट आने का वादा किया था। पीपल्स पार्टी ने 30 दिन लिए हुए हैं अपनी रिपोर्ट के बारे में, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनमें से कोई भी रिपोर्ट सामने आएगी। अभी तक रिपोर्ट ना आने का मतलब यही है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने दावा किया कि रिपोर्ट पर अपोजिशन में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। बात है जो टाइम फ्रेम दिया जाता है, ऑब्वियसली उस टाइम फ्रेम में ही चीजों को कंक्लूड करना चाहिए। रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे किसी के फेवर में हो चाहे किसी के अगेंस्ट हो, लेकिन PDM जो है जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनी थी वो ऑब्जेक्ट जरूर थी। नैयर बुखारी का मजीद कहना था कि PDM का मुस्तकबिल वाज़ेह है। और दूसरी जानिब सिंध पुलिस का यू टर्न, कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मज़ार कायद की बेहुरमती का केस झूठा करार दे दिया। पहले जमा कराए चालान में मरियम नवाज को भी मफरूर करार दिया गया था। इरफान हक की रिपोर्ट देखते हैं। सब कुछ आंखों के सामने हुआ, दुनिया ने देखा। मज़ार कायद के अहाते में नारे लगाए गए, मगर सिंध पुलिस ने कलाबाजी खाली। सिटी कोर्ट में जमा कराए गए हतमी चालान में कहा कि जिसने मुकदमा दर्ज करवाया वो खुद तो मज़ार में मौजूद ही नहीं था, लिहाजा मुकदमा नहीं बनता। पुलिस ने इस्तगासा के एतराज़ात दूर करते हुए केस को झूठा करार दे दिया। मुकदमे से अमलाक को नुकसान पहुँचाने और जान से मारने की धमकियों के इल्जाम भी खारिज कर दिए गए। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर शाह ने भी केस झूठा होने की तायीद की। झूठा केस इस तरह बनाया गया कि एक आदमी जो वहाँ पे मौजूद ही नहीं था, जो खुद उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है या रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उसको लाया गया कि जी उसको सफदर साहब ने जान से मारने की धमकी दी है। उसी वक्त वो केस झूठा बनाने की कोशिश की गई थी, जो एक ज़्यादती थी। प्रोसिक्यूशन ने पुलिस चालान से इत्तफाक करते हुए उसे B क्लास कर दिया। इस्तगासा ने अपने स्क्रूटनी नोट में लिखा कि मज़ार कायद सेफ्टी एंड मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता। अगर SHO चाहे तो मज़ार कायद ऑर्डिनेंस के लिए बराह रास्त अलहदा केस दाखिल कर सकता है। इरफानुल हक, समा, कराची। के साथ ही गिलगित बल्तिस्तान में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा है। मुल्क की तीनों बड़ी जमातों की एक दूसरे पर इल्जामात में शिद्दत आ गई है। लफ्जी गोलाबारी आपको भी दिखा देते हैं। पाकिस्तान को आज जो बीमारी लाहक है उसका नाम है इमरान खान। पीपल्स पार्टी है चाहे नून लीग है, इनके उम्मीदवार पाकिस्तान के गद्दार हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत नजर आ रही है तो फिर ये गाली पर उतर आते हैं। तहरीक इंसाफ यहाँ से कामयाब होगी। इमरान खान और उसके साथी वो लोग हैं जब ये मुंह खोलते हैं तो इनके मुंह से गलाजत टपकती है। वो जो पाकिस्तान का गद्दार है, अवाम का गद्दार है, वो हम में से नहीं है। अगर जाता है तो जाए इंडिया। कौन सा बुरी वजीर आजम आपको सूबा दे सकता है? वो इलेक्शन के बाद यू टर्न नहीं ले सकते। एक पर्ची लहरा के कहता है कि इस पर्ची में लिखा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे। जिस हुकूमत का जहाज डूब रहा हो उस हुकूमत के जहाज पे कोई सवार नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह उससे छलांग लगाएंगे। नवाज शरीफ है,
लंदन बैठा हुआ है मफरूर है, उसको क्यों निकाला? चोरी की, डाका डाला, इसलिए निकाला। 1 करोड़ नौकरियों आपको देना था, 50 लाख घर बनाना था। अपनी चोरी छुपाने के लिए, फिर एनआरओ लेने के लिए आज इदारों पे उंगली उठा रहे हैं। दूसरी जानिब फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज को राजकुमारी करार दे दिया, साथ ही मशवरा भी दिया। कहा मरियम अली अमीन गंडापुर पर तनकीद से पहले अपनी अदाओं पर गौर करें। वजीर मुमलिकत जरताज गुल कहती हैं नून लीग को खवातीन की किरदार कुशी करने में PhD हासिल है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की मरियम नवाज पर तनकीद, फरीकैन के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी। मुआवने खसूसी बराए इत्तलात पंजाब भी मैदान में आ गयी। कहा राजकुमारी जिले सुबहानी का जो बयानिया पेश कर रही हैं वो मुल्की मफाद में नहीं। अगर कौम का पैसा लूट के किसी ने अपनी डेंटिंग पेंटिंग पे लगा दिया तो फिर ये चीज़ें भी यकीनन आपके भी कंसर्न है और आप चाहेंगे कि वो हकीकतें आश्कार और आपके सामने आए। मरियम बीबी आप भी ज़रा अपनी अदाओं पे गौर करें तो शायद अमीन गंडापुर साहब को ये कहने की ज़रूरत ना पड़ती। उधर वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल ने भी अली अमीन गंडापुर का दिफा किया। मरियम नवाज से कहा कि वो राना सनाउल्लाह की वीडियोस निकाल कर देखें, गिले वो करें जो दूसरों पर उंगलियां ना उठाते हों। खवातीन को ऊपर इल्जामात लगाने में इस PMLN को खुद PhD हासिल है, बल्कि मरियम नवाज का तो अपना एक सेल प्रॉपर काम करता है जो खवातीन के कैरेक्टर असैसिनेशन करता है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम के दौरान मरियम नवाज पर तनकीद की थी, जिस पर नून लीग ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। पूरे मुल्क में हरीफ बनकर इलेक्शन लड़ने वाले गिलगित बल्तिस्तान में एक हो गए, मिलकर एक हुकूमती वजीर के खिलाफ बातें करने लगे। लीग रहनुमा मरियम नवाज और चेयरमैन बिलावल भुट्टो इंतखाबी जलसों में क्या कह रहे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो पर बुरे रिमार्क्स। सारे पाकिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ इंतखाब लड़ने वाले गिलगित बल्तिस्तान में एक हुकूमती वजीर के खिलाफ यकजुबान हो गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाहम एहतराम का मुजाहिरा करने लगे। मरियम नवाज ने बिलावल के खिलाफ बुरे रिमार्क्स पर बहुत बुरा मनाया। पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इंतखाबी मैदान में मुकाबला है, हम एक दूसरे के हरीफ हैं, मुखालिफ हैं इंतखाबी मैदान में, लेकिन अब जब आप बिलावल भुट्टो के ऊपर जाती हमले करते हैं तो हम उसका साथ नहीं देते। ये गलत रवायत है और बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये हुक्मरान सिर्फ जाली और सिलेक्टेड नहीं हैं, ये गंदे भी हैं। इनकी सोच भी गंदी है, इनकी ज़हनियत भी गंदी है, इनकी ज़ुबानें भी गंदी है। नगर जलसे में बिलावल भुट्टो ने भी मरियम नवाज के हक में अपने जज्बात का इजहार किया। मैं अपना नगर खास के अवाम से पूछना चाहता हूँ कि मरियम शरीफ साहिबा आपका मेहमान है। शायद ये मरियम शरीफ साहिबा की पहली सियासी दौरा है गिलगित बल्तिस्तान की, और ये जो गंदा वजीर है ये गंदा ज़बान औरतों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या आपका सकाफत का हिस्सा है? क्या आपका कल्चर का हिस्सा है? दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि बयानिए पर इख्तिलाफ सही, मगर हुकूमती वजीर के खिलाफ इत्तेफाक है। और वजीर आजम इमरान खान तो पहले ही वजीर आला पंजाब की तारीफों के गुण गाते थे, अब तो मरियम भी उस्मान बुज़दार की मासूमियत की तारीफें कर रही हैं। बुज़दार ये उसी मकम प्लस निकल रहा है। पंजाब का भी आजकल एक वजीर आला है बेचारे, जब वो बात करते हैं तो मैं दिल में जरूर सोचती हूँ कि इस बेचारे को तो बात ही करनी नहीं आती, काम करना तो बहुत दूर की बात है। मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, ठीक रहना है इसका। मासूम से है वैसे, मासूम से है वैसे। कोई बड़ी बड़ी टोपियां पहन के नहीं फिरता, गम बूट्स नहीं पहनता। मैं उनके खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहती, उनके चेहरे पे बहुत मासूमियत है, लेकिन काम करना नहीं आता। थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, ठीक रहना है इसका। मासूम चेहरे पे बहुत मासूमियत है। घर में बिजली नहीं है, मैं को बिल्कुल पता कोई नहीं कि मैं भी गाल करनी है, वरना मैं तैयारी करके आवा अपनी। नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहम्मद जहांगीर खान इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं।
लव एंड अफेक्शन की बातें आती हैं माँ से, तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द नवाब एंड द पीपल ऑफ जूनागढ़, क्योंकि वो एक तरह से बच्चे थे हमारे, वो एक रिश्ता वो ही होता था। और इसमें कोई वो नवाबी नहीं थी या कोई वो नहीं था, इसमें ये था कि जब दरबार लगा करते थे तो लोग बैठा करते थे, चाहे उनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से हो, दोनों का रिप्रेजेंटेशन था उसके अंदर इन द स्टेट काउंसिल। उनको कॉन्फिडेंस में लिया था नवाब साहब ने कि हम जा रहे हैं एक्सटीट करने पाकिस्तान, तो दोनों कम्युनिटीज़ ने, हिंदू कम्युनिटीज़ ने भी कहा कि आप ज़रूर जाएं। तो वो बात करते थे तो कहते थे हमें इस तरह चाहिए, इस तरह चाहिए, तो नवाब साहब कहते थे ओके, जिस तरह आप चाहें इस तरह करें। सो एक रूलर और उसका प्रजा का ताल्लुक जैसा नहीं था, मगर एक बाप और औलादों का जो होता है, और इसी तरह की मोहब्बतें भी होती थी, और जो सर्वेंट्स होते थे अंदर वो भी बिल्कुल जो काम करते थे, दे वर लाइक पार्ट ऑफ आवर फैमिली, हमारे साथ बैठ के खाना दस्तरखानों में, वही लव एंड अफेक्शन एज अ पार्ट ऑफ फैमिली होता है। नवाब साहब, मेरा नाम नईम है, भोल टीवी से मेरा ताल्लुक है। ये बताइएगा क्या जूनागढ़ के अवाम अभी भी उसी तरह का निज़ाम चाहते हैं जिस तरह का पहले था? जी मेरे ख्याल से तो क्यों नहीं, बिल्कुल वो चाहते हैं, क्योंकि आप देखें कि वहाँ हिंदुस्तान हुकूमत ने उन्हें क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। अगर जो ये आज हमारे पास आ जाए ये रियासत, तो हम इसके अंदर वहाँ बहुत जो तरक्की उनको हिंदुस्तान वहाँ 200 साल तक के भी नहीं दे सकता, वी कैन प्रोवाइड देम दैट दोज फैसिलिटीज इन अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 20 years टाइम और समथिंग। तो हम तो चाहेंगे कि ये बिल्कुल आ जाए, रियासत जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ हमारे साथ आ जाए। आज के दिन भारत ने जूनागढ़ रियासत पर ज़बरदस्ती कब्जा किया था। भारत का इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी था। नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहम्मद जहांगीर खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण को वकील फराहम करने के लिए भारत को 1 दिसंबर तक एक और मोहलत दे दी। भारत के दोहरे मयार पर भी सवाल उठा दिया। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। कुलभूषण को वकील फराहम करने के लिए दायर हुकूमती दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। तारीख में पहली मरतबा एक जज वीडियो लिंक पर समाअत का हिस्सा बने। जस्टिस मियां गुल हसन कोरोना के बायस करंटीना जो थे। दौरान समाअत भारत का दोहरा मेयार वाजे। कुलभूषण केस की पाकिस्तानी अदालत में पैरवी को खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दिया, लेकिन उसी अदालत में अपने ही 8 दीगर सजा याफ्ता कैदियों की रिहाई के लिए दरखास्त दायर कर दी। अटॉर्नी जनरल ने भारतीय मौकफ में तजादात अदालत के सामने रख दिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर ऑफर कर रही है कि अगर काउंसलर एक्सेस चाहिए इन्हें हाई कमीशन को, वो हम देने के लिए तैयार हैं। इंडिया इस केस को डिफेंड करने में इंटरेस्टेड नहीं था। शायद कमांडर जादेव उनके लिए डिस्पोजेबल एसेट है। चीफ जस्टिस सदर मिनल्ला ने भारतीय सफारत खाने के वकील शाहनवाज नून को रोस्टम पर बुलाकर पूछा, आलमी अदालत के फैसले पर अमल के लिए कुलभूषण को वकील फराहम क्यों नहीं किया जा रहा? जसपाल और दीगर कैदियों की तरह कुलभूषण भी तो भारत का ही शहरी है, जिस पर शाहनवाज नून ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। I will seek instructions from my client and I'll get back on 1st of December. भारतीय सफारत खाने के वकील ने कुलभूषण से मुतालिक दस्तावेजात न मिलने की शिकायत की, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा, आप भारतीय सफारत खाने का पावर ऑफ अटॉर्नी लाएं, दस्तावेजात फराहम करेंगे। हम तो चाहते हैं भारत खुद कुलभूषण को वकील फराहम करे। चीफ जस्टिस सदर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत भी यही चाहती है। और यौम इकबाल पर सिखों के मुकद्दस तरीन मजहबी मकाम गुरुद्वारा करतारपुर साहब की राहदारी खुले 1 साल मुकम्मल हो गया। इस पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। गुरुद्वारे की बावकार सफेद इमारत सिखों का मुकद्दस मजहबी मरकज अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और मसावी मौक़े की दास्तान सुनाते दरो दीवार। खुद दुनिया भर के करोड़ों सिख भी मोतरिफ और पाकिस्तान के ममनून। पाकिस्तान में अक़लियतों की आज़ादी, मजहबी आइनी हक़ूक़ की पासदारी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और रवादारी की जिंदा मिसाल। इसी करतारपुर राहदारी के दूसरे सिरे पर सर फिरे जुनूनी मोदी का इंतहा पसंद भारत, जहाँ सिखों समेत तमाम अक़लियतें रियासती दहशतगर्दी का शिकार। बीजेपी से खुद निचली जात के हिंदू तक महफूज नहीं। करतारपुर राहदारी खुलने का 1 साल मुकम्मल होने से पहले भारत ने जहरीला प्रोपेगंडा तो बहुत किया, लेकिन फिर मुंह की भी खाना पड़ी। प्रबंधक कमेटी के इख्तियारात की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मुंतकिली का वावेला किया गया, जिसे पाकिस्तान ने ही नहीं खुद सिख बिरादरी और प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा साहिबान ने भी सख्ती से मुस्तरद कर दिया। आज़रबाईजान ने दूसरे बड़े शहर को आर्मीनिया से छुड़ा लिया। शहरियों ने सड़कों पर खूब जश्न मनाया, ढोल बजाए, रक्स किया, आज़री के साथ तुर्क परचम भी लहराए।
अहम खबर, सिंध हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटर कराची को तब्दील करने का फैसला। वफाक ने इफ्तिखार शिलवानी की खिदमत मांग ली। सिंध हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर और कमिश्नर कराची के लिए 3 नामों पर गौर शुरू कर दिया है। बात करेंगे संजय साधवानी से। तो संजय, इस तब्दीली के लिए किन किन नामों पर गौर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटर कराची को तब्दील करने का फैसला है। कमिश्नर कराची की पोस्ट भी खाली है क्योंकि इजाफी चार्ज था इनके पास, तो अब नए नामों पर गौर किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर सिंध हुकूमत 20 से 21 ग्रेड के आला सतह के अफसरान के 3 नामों पर गौर कर रही है। सिंध हुकूमत का कहना है कि शहर के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अच्छे उम्मीदवार का इंतखाब किया जाएगा ताकि मसाइल को हल किया जा सके। आइंदा हफ्ते तक शहर के 2 अहम ओहदों पर 2 नए अफसरान का तकर्रुर किया जाएगा। इससे पहले कमिश्नर कराची की सोहेल राजपूत से उनकी खिदमत भी वफाकी हुकूमत ने मांग ली थी वापसी, और अब इफ्तिखार शिलवानी की खिदमत भी वफाकी हुकूमत ने वापस मांग ली। सही संजय, खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज फैमिली के खिलाफ वादा माफ गवाह मुश्ताक चीनी का बयान भी सामने आ गया है। गवाह के मुताबिक उसने सुलेमान शहबाज की 60 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी वाइट की। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ फैमिली का काला धन सफेद करने का एतराफ, वादा माफ गवाह मुश्ताक चीनी का बयान सामने आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग की सारी तफसील बयान कर दी। गवाह के मुताबिक इसे 2014 में सुलेमान शहबाज का काला धन सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सुलेमान शहबाज के 60 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी वाइट करने का कहा गया। इसने निजी बैंक की सर्कुलर रोड ब्रांच से 21 करोड़ 40 लाख की टीटीज लगवाई। मुश्ताक एंड कंपनी के अकाउंट से भी 29 करोड़ 30 लाख की टीटीज लगाई गई। वादा माफ गवाह ने बताया कि सुलेमान शहबाज ने ट्रांजैक्शन के फर्जी मुआहदे भी तैयार कराए। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। और अब होशियार, खबरदार, बैंकों में पड़ी रकम भी अब महफूज नहीं। शातिर दिमाग मुलजिमान कॉल पर बैंक इंतजामिया को बेवकूफ बनाकर शहरियों के अकाउंट खाली करने लगे। तफसील जानिए शाहीन शहजादी की रिपोर्ट में। ना असलहा ना जोर जबरदस्ती, घर बैठे शहरी लुटने लगे। फैसलाबाद में लुटेरे वर्चुअल सिम्स के इस्तेमाल से किसी भी शहरी का बैंक में रजिस्टर्ड सिम नंबर बदलवाते, इसका पुराना एटीएम कार्ड बंद करवाकर नया इशू करवा लेते। शहरी लाइल्म रहता और मुलजिमान बैंक अकाउंट खाली कर जाते। फ्रॉड की शिकायत मिलने पर FIA हरकत में आया और 2 मुलजिमान पकड़ लिए। उनको बोलते हैं कि ये एड्रेस बदल के तो हमारा जो नवा एड्रेस है उस पर आप ये जो ATM कार्ड जो पहले वाला बंद कर दें, तो नया वाला जो हमारे इस एड्रेस पे भेज दें। पहले वाला कार्ड था जो बंद हो गया था, अभी दूसरा कार्ड जो था वो लेने के लिए गए थे तो हमें पकड़ा गया। FIA अफसरान ने बैंक फ्रॉड से बचने का तरीका भी बता दिया। इनके पास सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, पेड सॉफ्टवेयर हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। वो जिस नंबर से चाहे उससे कॉल आके चली जाएगी। कुछ बैंक ने तो अपना सिस्टम अपडेट किया हुआ है, मास्किंग कॉल जो है वो डिटेक्ट हो जाती हैं, तो उनको यही चाहिए कि अपने जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो अपडेट करें। साइबर क्राइम टीम की जानिब से मुलजिमान से मजीद तफ्तीश भी जारी है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। और अफसोसनाक खबर ने डेरा इस्माइल खान में चिंची रिक्शा ड्राइवर से बेकाबू होकर नहर में गिर गया। डूबकर 4 खवातीन जाम बहाक हो गईं जबकि 4 को बचा लिया गया। तहसील पुरवा में जंगी के मकाम पर रिक्शा ड्राइवर से बेकाबू होकर CRBC नहर में जा गिरा। डूबकर जाम बहाक होने वाली 4 खवातीन की लाशें निकाल ली गईं। पुलिस ने लाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दिया। और कराची के इलाके कटी पहाड़ी के करीब तेज रफ्तार टैंकर बेकाबू होकर बैंक में जा घुसा। वाकये में 1 शख्स जाम बहाक, 3 जख्मी हो गए। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रिपोर्ट करेंगे अहमद रहमान खान। कांच की इस गुड़िया ने लोहा लाट गाड़ियों के परखचे उड़ा दिए। ब्रेक फेल हुआ या ड्राइवर नशे में था। कटी पहाड़ी से उतरते हुए पानी का टैंकर ऐसा बेकाबू हुआ कि सीधा निजी बैंक में जा घुसा। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को रौंदता हुआ बिल जमा कराने वाले शहरियों पर चढ़ दौड़ा। 10:35 का वाकया है कि टैंकर कटी पहाड़ी से ऊपर नीचे आ रहा था और पानी से ज़ाहिर लोड है, उसके ब्रेक फेल हुए हैं तो वो सीधा आके बैंक में
घुस गया। हादसे में एक शहरी की जान चली गई, जबकि बैंक मुलाजिम और गार्ड समेत 3 लोग जख्मी भी हुए। एक नौजवान बाल बचा। ये जैसे स्पीड में आया ना, हारून ने देते आया, हमें पता ही नहीं लगा कि हमारे को लगा, हमारे से लग के फिर इस कार में लगा। कार के बाद बैंक वाले जो बिल पास कर रहे थे वो 2-3 मर भी गए हैं, जख्मी भी हैं, गार्ड भी मर गया, फिर ड्राइवर भाग गया। वहाँ से फुल स्पीड में ये ट्रक आया और कुछ समझ नहीं आया, बहुत ज़ोर से इसने मारा और फिर गाड़ी का ये हालत हो गया। फिर मैं, अल्लाह का शुक्र है किसी ने मुझे हाथ दिया, उस साइड से निकाला मुझे। हादसे में 8 मोटरसाइकिलें और 2 गाड़ियां तबाह हुई। टैंकर का ड्राइवर और उसका एक साथी मौके से भाग निकले। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। सिंध हाई कोर्ट में इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी के केस की समाअत हुई। मेडिकल बोर्ड ने आरजू की उम्र 14 से 15 साल करार दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर को चाइल्ड मैरिज एक्ट की रोशनी में तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इरफानुल हक की रिपोर्ट। मैं शोहर के साथ जाऊंगी वरना मर जाऊंगी, इस्लाम कबूल करने वाली आरजू भरी अदालत में रो पड़ी। कहा पसंद की शादी की, कोई दबाव था ना है, मुझे जाने दो। लड़की और मैं प्यार करते हैं, वो मेरे पास खुद आई है, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं सर। एक तरफ अली और दूसरी जानिब उसकी आरजू, मगर लड़की की कम उम्री मोहब्बत को अमर नहीं होने दे रही। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट में आरजू की उम्र 14 से 15 साल बताई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नजर में आरजू पसंद की शादी नहीं कर सकती थी। वकील का कहना था कि लड़की बालिग है तो पसंद की शादी कर सकती है। वो लड़की बालिग है और आकिल बालिग होने के नाते से वो शादी कर सकती है, वो उसका राइट है। जहाँ तक एज का ताल्लुक है, वो एज इस फैक्टर में आड़े नहीं आ सकती अनटिल कि अनलेस उसकी मेडिकल रिपोर्ट में ये चीज़ ना आए कि वो बालिग नहीं है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को चाइल्ड मैरिज एक्ट की रोशनी में तहकीकात का हुक्म दे दिया। आरजू को एक बार फिर दारुल अमान मुंतकिल कर दिया गया। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। फैसलाबाद में 5 माह से तनख्वाहों से महरूम लेडी हेल्थ वर्कर्स और वैक्सीनेटर सड़कों पर निकल आए। जिला काउंसिल चौक पर एहतजाज के बाद सड़क ब्लॉक हो गई। रिपोर्ट करेंगे खुरम शहजाद। फैसलाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स 5 माह से तनख्वाहें न मिलने पर सड़कों पर निकल आईं। मुजाहिरीन ने जिला काउंसिल चौक ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। काम पूरा लिया जाता है, टाइम पर आए टाइम पर जाएं, लेकिन जब तनख्वाहें देनी होती है तो 5 माह हो गए तनख्वाह नहीं आती। कई सालों से रेगुलर होने के मुंतजिर वैक्सीनेटर्स ने भी एहतजाज किया। 6 साल से हम ड्यूटियां कर रहे हैं, लेकिन ना कोई हमें ईद की छुट्टी ना कोई शबरात की छुट्टी हमें डिसाइड किया जा रहा है। उस वक्त तक हम ड्यूटियों पे नहीं जाएंगे जब तक हमें सैलरी नहीं मिली जाएगी। डीओ हेल्थ के मुताबिक मुजाहिरीन से मुज़ाकरात हो गए हैं। तनख्वाहें न मिलने का मामला 2 से 3 रोज में हल कर लिया जाएगा। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ खुरम शहजाद, समा, फैसलाबाद। कावन हाथी के लिए इस्लामाबाद के मरगजार चिड़ियाघर में कंटेनर पहुंचा दिया गया। कंबोडिया कब मुंतकिल किया जाएगा, देखते हैं आबिद अली की रिपोर्ट में। खुशी से झूमता खाता कावन जो इस्लामाबाद के मरगजार चिड़ियाघर में है, अब चंद ही रोज का मेहमान। अलविदाई तैयारियां जोरों पर, जहाज पर इसे कंबोडिया जो पहुंचाया जाना है। सफरी माहौल से मानूस करने के लिए इसे नया तरबियती कंटेनर दे दिया गया। इस वक्त हमने जू में जो है एक केज रखा हुआ है जिसमें उसको एलिफेंट को जो है उसकी रिहर्सल हो रही है कि अंदर लेके जा रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, ताकि जब वो जहाज के जरिए वो जाएगा उसी क्रेन में तो वो उसमें कोई गड़बड़ पैदा न करे। कावन के नए डॉक्टर कहते हैं नए पिंजरे से मानूस होने में इसे 10 से 15 रोज लग सकते हैं। वैसे भी गन्ने खा खा कर कावन का वजन बहुत बढ़ चुका। अब गाजरें खिलाकर इसे मोटे हाथी से स्मार्ट हाथी भी बनाया जा रहा है। So we succeeded in the last week to reduce his weight. He was overweight because they were feeding him over 200 kilogram sugar per day. Now he lost some weight. He become to be active. वजारत मौसमियाती तब्दीली का कहना है कि कावन की कंबोडिया रवानगी के लिए $3.5 से $4 लाख खर्च आएगा, जो इसको ले जाने वाला गैर मुल्की इदारा अदा करेगा। इससे पहले 2 हिमालयन रीछों को उर्दन रवानगी की इजाजत भी दी जा चुकी है। कैमरा टीम के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद।
اب کھیل سے خبر، PSL 5 کے بکیا میچز کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد جاری ہے۔ ملتان سلطانز کو دھچکا، محمود اللہ کے بعد جیمز ونس بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ اور اس وقت وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جہاں تک جلسے جلوسوں کا اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یہ تو جلسے جلوس کرنے والوں کو خود سوچنا ہے کہ کیا ماحول اس قسم کا ہے کہ ہم جلسے جلوس کریں۔ ایک طرف ہمیں یہ کورونا کووڈ-19 پیچھے لگی ہوئی ہے، تو کیا یہ ہمارے حق میں ہے ہم جلسے کریں؟ یہ بزرگ جو ہیں ہمارے، ان کو سوچنا چاہیے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے۔ بڑی مہربانی سر، تھینک یو ویری مچ۔ پشاور میں وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ فی الوقت اتنا ہی، بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام 7 سے 8۔ دیکھتے رہیے سما۔